नमस्कार, जय हिंद। भगत सिंह से संबंधित बहुत सारे अनसुलझे सवाल ऐसे होते हैं जो प्रायः एग्जाम में पूछे जाते हैं और उसका कंसेप्ट नहीं होने के कारण कि आखिर वो क्रांतिकारी बने क्यों। वो हम लोगों की तरह या फिर अन्य लोगों की तरह एक साधारण जीवन जी सकते थे। तो उन तमाम बातों को जानने के लिए आज हमारे साथ हैं क्रांतिकारियों के ऊपर रिसर्च करके पूरे भारत में प्रसिद्धि पाए हुए सुधीर सर। अगर इनके बारे में अधिक जानकारी चाहिए कि इन्होंने क्या रिसर्च किया है तो इनका चैनल है द फ्रीडम, उस पर आप जा सकते हैं। हम एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं कि भगत सिंह का जन्म और जन्म स्थान और उनका फैमिली बैकग्राउंड, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर होते रहे। तो सर, सबसे पहले बताइए कि उनका फैमिली बैकग्राउंड या और जन्म से संबंधित कुछ बातें इंटरेस्टिंग, ऐसा जो हमारे श्रोता को लगे कि मैंने तो पहली बार जाना है, सुना है। धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद। भगत सिंह बनने की प्रक्रिया उनके जन्म से पहले ही शुरू हो गई थी, इसलिए कि जो वो क्रांतिकारी बने तो उनका बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था। उनके घर के लोग, उनके पिताजी और चाचा, वो सभी स्वाधीनता संग्राम में शामिल थे। वो जेल जा रहे थे, जेल से आ रहे थे। यहाँ तक कि भगत सिंह का जिस दिन जन्म हुआ था उस दिन ही उनके एक चाचा जेल से छूट करके आए थे, इसलिए उनकी दादी ने कहा भी था कि भागों वाला आया है। अच्छा, भगत सिंह के भागों वाला नाम के पीछे कारण था? नहीं, भागों वाला नाम के पीछे दो चीज है। एक तो कि भागों वाला वो कहती थी, हमेशा पुकारती थी भागों वाला ही कह करके। लेकिन भगत सिंह, ये जानना है कि भगत सिंह सबसे बड़े भाई नहीं थे। भगत सिंह से भी एक बड़े भाई थे जिनका नाम था जगत सिंह। और नाम में चूंकि अभी हम लोग देखते हैं कि तुकबंदी होता है जब भाइयों का नाम होता है, तो दूसरा भाई जो ये जन्म लिए तो भगत सिंह। हालांकि जगत सिंह की मृत्यु किशोरावस्था में ही हो गई थी, वो लंबे समय तक जीवित नहीं रहे थे, तो उस हिसाब से फिर ये भगत सिंह ही बड़े भाई माने जाते हैं। लेकिन पहले भाई जगत सिंह थे और दूसरा फिर ये भाई का नाम पड़ गया भगत सिंह। तो ये वो भागों वाली कहती थी उनकी दादी जो थी। हर नाम। अच्छा, जो इनके चाचा छूट कर गए थे उनका नाम क्या था? वो उनका नाम अजीत सिंह था, सरदार अजीत सिंह। और वो बहुत ही लीजेंडरी पर्सन है। भगत सिंह का नाम इतना ऊंचा हुआ कि उनका नाम दब गया, नहीं तो किसान आंदोलन से लेकर के और स्वाधीनता संग्राम तक उनका अद्भुत नाम था। बल्कि जो वहां आंदोलन चला था पंजाब में, तब पंजाब, जब हम लोग पंजाब का नाम लेंगे तो समझिएगा कि भारत और पाकिस्तान दोनों का पंजाब जो कि संयुक्त था। और भगत सिंह का जन्म जो है वो आज का जो पंजाब है पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान वाले पंजाब में उनका जन्म हुआ था। वो जगह है बंगा गांव। पंजाब में वो जिला तब लायलपुर कहलाता था और वो बंगा गांव है। ये रहने वाले थे मूलतः ये भारत वाले पंजाब के ही। लेकिन उस समय क्या था कि ब्रिटिश सरकार ने एक अभियान चलाया था जिसमें वहां बहुत बड़ी बंजर भूमि थी लायलपुर में। और वहां पर किसानों को जमीन दे करके बसाया जा रहा था। अंग्रेजों के समय ऐसा खूब हुआ था। बाद में भी, आजादी के बाद भी ये जारी रहा कि सैनिकों को या इस तरह के लोगों को उस तरह की जमीन दी जाती थी दान में कि फिर उसको वहां पर उपज किया जा सके। तो वहां बहुत बड़ी हजारों एकड़ जमीन जो थी वो बंजर थी। तो ये लोग वहां गए थे, यहां से लायलपुर जा करके बस गए थे। नहीं तो मूलतः जो इनका घर है वो खटकड़ कला एक जगह है जो भारत वाले ही पाकिस्तान में, भारत वाले पंजाब में पड़ता है। खटकड़ कला के ये रहने वाले पुश्तैनी लोग थे, लेकिन जाकर के बस गए थे लायलपुर में, बंगा गांव में। और फिर वहीं पर भगत सिंह का जन्म होता है, वहीं पर इन लोगों का कारोबार वगैरह होता है। लेकिन इनके परिवार की जो पृष्ठभूमि है, ये हमेशा स्वाधीनता संग्राम में ये लोग शामिल रहे थे। और इनके परिवार से उस दौर के सभी बड़े क्रांतिकारी या कांग्रेस के जो बड़े नेता थे वो सब इनके परिवार से जुड़े रहे हैं। तो हाँ, ये जरूर है कि इतना अधिक क्रांतिकारी विचारों वाले नहीं थे। हालांकि सरदार अजीत सिंह को जरूर ये माना जाता है, इसीलिए अंग्रेजों ने फिर बाद में उन्हें देश निकाला दे दिया था और लगभग पूरी जिंदगी उन्होंने विदेश में काटी। उनकी पत्नी विधवा की जिंदगी यहाँ जीती रही, सरदार अजीत सिंह। अच्छा। जो वो थे। और आजादी के लगभग ठीक पहले वो आए थे भारत में, जब पूरी तरह से ये हो गया कि भारत सरकार अब यहाँ पर स्थापित हो गई है, भारतीयों की सरकार चलेगी, भारतीयों की हुकूमत चलेगी, तब जाकर के सरदार अजीत सिंह यहाँ आए। और बिल्कुल आजादी उन्होंने देखा। और 15 अगस्त को ये माना जाता है कि रात में उस दिन उन्होंने आजादी वगैरह देखी। हालांकि विभाजन से बहुत दुखी थे, सभी लोग दुखी थे जो भी, जिनके दिल में देश के लिए लगाव। अच्छा, इनके पिताजी भी क्रांतिकारी गतिविधि में थे? आजादी के आंदोलन में शामिल थे, कांग्रेस के बड़े नेता थे इनके पिताजी। सरदार किशन सिंह नाम था उनका।
और दो इनके चाचा थे, सरदार स्वर्ण सिंह और सरदार अजीत सिंह। तो स्वर्ण सिंह भी जेल में रहे, जेल में ही लंबे समय तक रहने की वजह से उनको टीबी हो गई थी, टीबी की बीमारी, और फिर वो बहुत उनको जेल से तो छोड़ा गया, लेकिन तब तक बीमारी इतनी बढ़ गई थी कि वो मर गए थे कम ही उम्र में। तो इस तरह से इस परिवार ने बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं और इस परिवार को ये जानना जरूरी है। इसलिए अभी इंटरेस्टिंग एक चीज है कि जब किसान आंदोलन कर रहे थे यहाँ किसान वाले कानून के विरोध में, तो एक दिन स्पेशल सरदार अजीत सिंह के नाम पर एक दिवस का आयोजन किया गया और भगत सिंह के परिवार वालों को बुलाया गया और सरदार अजीत सिंह की मूर्ति रखी, फोटो रखी थी जिस पर तमाम किसानों ने फूल चढ़ाया। तो सरदार अजीत सिंह इतने बड़े नाम थे। अवस्था से मतलब क्रांतिकारी गतिविधि में धीरे धीरे कैसे इन्वॉल्व होते गए? क्रांतिकारी एक तो कि ये परिवार का पृष्ठभूमि देख अभी तक हम लोग समझ रहे थे, तो जाहिर सी बात है कि असर पड़ता है, एक बच्चे के मन पर भी असर पड़ता है। और फिर उसी समय इनका जो 1907 में इनका जन्म हुआ और ये 12 साल 13 साल के थे, माने 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ। तो आप समझिए कि ये वहां से लायलपुर से ये आते हैं अमृतसर और वहां एक शीशी में खून से सनी मिट्टी वो भरते हैं और फिर लौटते हैं। लगभग कितना उम्र इनका रहा होगा? 1907 में जन्म है, 1919 में वो हुआ है, तो समझ लीजिए कि 12-13 साल की उम्र थी। और उस उम्र में हाँ ये, और अभी तक वो सीसी इनके परिवार के पास, इनकी जो जस्ट छोटी बहन थी बीबी अमर कौर उनका नाम था, तो सबसे अधिक मैंने जो एक समान उम्र के भाई बहनों के बीच जैसे बहुत अधिक ये होता है, तो उसी तरह से वो इनसे इनके समझ लीजिए कि परिवार में एक तरह से उनकी बहन थी, दोस्त की तरह थी। उनको वो दिखाया था और बताया था कि चूंकि काफी लेट से घर लौटे थे। कितना डिस्टेंस था लायलपुर और यहाँ अमृतसर के बीच? दूरी है, काफी दूरी है, हालांकि एक ही राज्य है। लेकिन इससे ये समझा जा सकता है वो सिर्फ सीसी और खून की कहानी नहीं कि कितना जज्बा होगा एक 12-13 साल के बच्चे में कि वो लायलपुर से अमृतसर आता है और उस जगह पर, जबकि पूरा उस समय दहशत का माहौल होगा पूरे अमृतसर में, इतना बड़ा नरसंहार हुआ था, और वो फिर ले करके जाते हैं और वो ये करते हैं। फिर घर में हमेशा आंदोलन की बातें होती थी, उस समय तक गांधी का आंदोलन वगैरह ये हो चुका था। हालांकि इनका क्रांतिकारियों की तरफ झुकाव के लिए 2-3 कारण बड़े जिम्मेदार थे। एक तो कि ये 1920-21 में जो गांधी का आंदोलन चला था, असहयोग आंदोलन, वो उस आंदोलन से बहुत अधिक आशा थी और लगभग पूरा देश ये मानने लगा था कि देश अब आजाद हो जाएगा, आजादी हमें मिल जाएगी। जिस तरह से पूरा देश एकदम एक तरफ हो करके, एक मत हो करके और असहयोग पर उस आंदोलन में शामिल हो गया था। लेकिन चौरी चौरा वाला कांड होता है और गांधी अपना आंदोलन वापस ले लेते हैं, तो इससे बहुत सारे लोगों को दुख हुआ। एक और इसके साथ बात जान लीजिए कि छात्रों ने कॉलेज छोड़ दिया था, जिसमें भगत सिंह वगैरह, सरकारी कॉलेजों का बहिष्कार, लोग नौकरी छोड़ चुके थे, वकालत छोड़ चुके थे बहुत सारे, और अंग्रेज सरकार आंदोलन खत्म होने के बाद इन सबसे बदल लेना चाहती थी इन सबके लिए। तो एक तो ये थोड़ा सा उनके बाल मन पर जरूर उसका असर पड़ा। तो एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि इनका परिवार गांधीवादी था और इनकी आजादी की जो लड़ाई शुरू हुई है भगत सिंह की, वो गांधी के ही आंदोलन से एक तरह से शुरू हुई है कि असहयोग आंदोलन वगैरह में इन लोग ने भाग लिया, तो उनका बाल मन टूटा। दूसरे की पंजाब जो है उससे जस्ट पहले जब भगत सिंह बड़े हो रहे थे, किशोर थे कह लीजिए, या किशोर से भी नीचे कह लीजिए, तो गदर आंदोलन हुआ था जिसमें पंजाब की बहुत बड़ी भूमिका थी और उसमें बहुत अधिक कुर्बानी दी थी पंजाब के लोगों ने। उसी में थे सरदार करतार सिंह को ये अपना आदर्श मानते थे, तो उन सब का भी इन पर प्रभाव पड़ रहा था। फिर वहीं पंजाब में क्या कहते हैं, सचिंद्रनाथ सान्याल से लेकर के रास बिहारी बोस वगैरह ये सब वहां पर सक्रिय थे, तो वहां एक क्रांति का माहौल बन रहा था। वो जो गदर आंदोलन था वो भले ही विफल हो गया था 14-15 में, 1914-15 में। लगभग इस समय उनकी आयु रही होगी 7, अगर देखा जाए तो 7-8 साल की उम्र लगभग इनकी थी। तो ये सब बाल मन पर कहीं ना कहीं असर पड़ रहा था। दूसरे की वो बिल्कुल आंदोलन, भले ही सबको आंदोलन विफल हो गया, फांसी हो गई या सब कुछ हुआ, लेकिन लोग तो वहां थे, कहानियां थी वहां की, गीत गाए जा रहे थे, तो इन सब चीजों का भी असर उन पर पड़ रहा था।
और सचिंद्र नाथ सान्याल ने तो लिखा है कि वो मिले भी थे उस समय भगत सिंह, अभी कंफ्यूज थे कि किस रास्ते पर बढ़ा जाए। लेकिन कॉलेज एक, और हाँ, एक तीसरी बड़ी फिर भूमिका रही। एक तो भूमिका गदर पार्टी वाली रही, दूसरी भूमिका ये जलियांवाला बाग वगैरह हत्याकांड हो गया, गांधी ने अपना आंदोलन ले लिया। एक और बड़ी चीज रही कि जब सब छात्रों ने स्कूल वगैरह छोड़ दिया था, कॉलेज छोड़ दिया था, तो फिर देश में कई जगह भारतीय छात्रों को, खास तौर पर जिनके विचार देशभक्ति से ओतप्रोत हैं, उस तरह के छात्रों के लिए खोले गए थे नेशनल कॉलेज। बिहार में बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई। नेशनल कॉलेज कहाँ खोले गए? तो वो लाहौर में खोला गया था। उसका वास्तव में नाम था तिलक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स। तो लेकिन नेशनल कॉलेज लाहौर के नाम से वो ब्रेडला हॉल में लाला लाजपत राय ने वो कॉलेज खोला था, जहां इनकी पढ़ाई लिखाई हुई। और वहीं पर सुखदेव, भगवती चरण वोरा वगैरह सब वहीं पढ़ते थे। इनके जो बहुत बड़ी जो मित्र मंडली थी, उसी कॉलेज में ये सब लोग पढ़ रहे थे। तो और उस कॉलेज में अधिकतर जो शिक्षक थे वो ऐसे लोग थे जो क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े रहे थे, या जो बहुत अधिक जागरूक थे राजनीतिक रूप से, और बच्चों में, छात्रों में काफी अधिक वो जोश भरते थे। वहां की लाइब्रेरी थी, जिसके लाइब्रेरियन थे रामचंद्र। तो वो लिखते हैं अपने संस्मरण की, लाइब्रेरी में भी इस तरह की किताबें भरी पड़ी थी। बहुत सारी ऐसी भी किताबें थी जिन पर भारत में प्रतिबंध था, लेकिन छात्रों को राजनीतिक रूप से जागरूक बनाने के लिए तो वो नेशनल कॉलेज में फिर ऐसा माहौल मिला जिससे ये इनका जो है बढ़ा। अच्छा, ये नेशनल कॉलेज आमतौर पे तो अंग्रेज के कॉलेज उस समय हुआ करते थे, नेशनल कॉलेज कैसे बना? असहयोग आंदोलन के बाद पूरे भारत में कई जगहों पर बनाया जा रहा था कि भारतीय हिसाब से पढ़ाई जाए, और वहां अंग्रेजों का थोपा हुआ बिल्कुल ये नहीं लागू हो कि जहां अंग्रेजों की प्रशस्ति से सिर्फ पढ़ाई जाए, या राष्ट्रवादी विचारों को पनपने से अंग्रेजों के स्कूल कॉलेज में रोका जाता था। उसी दौरान आप देखिए कि बिहार में बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई, यहाँ सदाकत आश्रम में, उसी दौरान यह स्थापना हुई है। असहयोग के बाद काशी विद्यापीठ की स्थापना हुई। तो पंजाब के बड़े नेता थे लाला लाजपत राय, और उन्होंने वहां पर नेशनल कॉलेज की स्थापना की थी। तो ये हुआ था। ये हम लोग थे कि क्रांतिकारी गतिविधि में कैसे शामिल होते गए, जिसके 3 कारण आप बताएं। इसके बाद अच्छा, हम देखते हैं कि फिर बहुत अच्छे अच्छे क्रांतिकारी साथ आते हैं, जैसे चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, और भी बहुत इनके साथी थे। तो कैसे फिर इन लोगों से मिलते हैं? अच्छा, आजाद से इनकी मुलाकात कैसे होती है? चंद्रशेखर आजाद से मुलाकात इनकी काफी बाद में हुई है। दरअसल ऐसा हुआ कि ये कॉलेज में जब पढ़ने लगे तो क्रांतिकारी विचारों की तरफ मुड़ने लगे। तो ऐसी स्थिति में आज भी एक परंपरा है कि जब गार्जियन का लगता है कि बेटा बिगड़ रहा है तो उसकी शादी करा दीजिए। तो इनकी शादी की बातचीत चलने लगी। कई जगह से रिश्ता चल रहा था, और एक जगह तो लगभग मतलब रिश्ता फाइनल हो गया था, जैसा कि संस्मरण में इनके घर वालों ने भी लिखा है, इनकी माताजी के, माता विद्यावती के हवाले से, ये सब कुछ। लेकिन बहुत ही प्रसिद्ध किताब है सचिंद्र नाथ सान्याल की। सचिंद्र नाथ सान्याल बहुत बड़े नाम है क्रांतिकारी जीवन में। वो गदर आंदोलन में भी शामिल रहे हैं, और काकोरी एक्शन में वो ऐसे क्रांतिकारी हैं कि 2 बार उनको आजीवन काले पानी की सजा उन्होंने भुगती है। एक बार गदर आंदोलन में पकड़े गए, तो उस समय गदर आंदोलन के बाद जब गिरफ्तार हुए तो आजीवन काले पानी की सजा हुई। काफी लंबे समय तक अंडमान में रहे, फिर वो छूटे, फिर यहाँ और फिर सक्रिय हो गए क्रांतिकारी आंदोलन में, और फिर काकोरी में उनको पकड़ा गया, फिर उनको आजीवन काले पानी की सजा हुई, फिर वहीं अंडमान के उस टॉर्चर में भेजा गया उनको। लेकिन वो कभी झुके नहीं। वो तो उन्होंने, उनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब है बंदी जीवन, जो सभी क्रांतिकारी पढ़ते थे उस समय, और अभी वो किताब उपलब्ध है। तो बंदी जीवन में वो लिखते हैं कि वो मिले थे भगत सिंह से, और उन्होंने भगत सिंह को समझाया था कि अगर कुछ देश के लिए करना चाहते हो तो शादी मत करना। ये इसके लिए मोटिवेट, उन्होंने लिखा है कि मैंने मोटिवेट किया था। अब ये वजह हो, हाँ, सचिंद्र नाथ सान्याल ने। तो अब ये वजह हो या कोई और वजह हो, दोनों मिले कहाँ? पंजाब में ही, कॉलेज में? नहीं, कॉलेज में नहीं। सचिंद्र नाथ सान्याल काफी सीनियर थे, लेकिन वहां क्रांतिकारी गतिविधियों को सक्रिय करने के लिए आते जाते रहते थे। वो पंजाब में एक तरह से कह लीजिए कि ये रहने वाले तो थे, ये बंगाली मूल के थे, बनारस के रहने वाले थे, बनारस में ये लोग रह रहे थे सचिंद्र नाथ सान्याल। लेकिन पंजाब में रास बिहारी बोस ने ही गदर आंदोलन के समय इनको एक तरह से प्रभारी बना दिया था, सब कुछ देख रेख इनके ये में किया जा रहा था। तो सभी क्रांतिकारियों से जुड़े हुए थे, और ये मिले थे इनके माध्यम से। विद्यालंकार, जयचंद्र विद्यालंकार इतिहास के शिक्षक थे नेशनल कॉलेज लाहौर में। अच्छा। और पंजाब के प्रभारी वो क्रांतिकारियों के थे गदर के जमाने से।
और वो नेशनल कॉलेज के शिक्षक थे। शिक्षक थे। तो वही मिलवाए थे, वो देखते थे कि कौन कौन स्टूडेंट में ये गुण है, थोड़ा सा राष्ट्रवादी विचार का, देशभक्ति विचार का या राजनीतिक रूप से जागरूक कौन कौन स्टूडेंट है। तो उन्हीं के माध्यम से भेंट हुई थी सचिंद्रनाथ सान्याल से। और फिर जब लगभग ये तय हो गया कि शादी होगी, तो उस स्थिति में ये घर छोड़ करके एक पत्र लिखते हैं भगत सिंह अपने घर वालों के नाम, और वहां से निकल जाते हैं। वो बोले कि लिखते हैं कि मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ, शादी नहीं, मेरी जिंदगी जो है वो देश के नाम पहले ही की जा चुकी है, तो अब ये नहीं मैं कर सकता। और वो जाते हैं, कुछ दिन पहले दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली से फिर कानपुर जाते हैं। कानपुर में वहां मुलाकात इनकी होती है। वो जहां जाते हैं, एक दो नाम इन लोगों ने, जो जयचंद्र विद्यालंकार थे, उन्होंने एक दो लोगों का नाम सुझा करके भेजा था कि वहां जब जाओगे कानपुर तो ये करोगे। कानपुर में एक बहुत बड़े नाम थे जो कांग्रेस के भी उतने ही प्रिय थे और क्रांतिकारियों के भी, गणेश शंकर विद्यार्थी, जो प्रताप अखबार चलाते थे। तो वहां फिर पहुंचते हैं कानपुर में, और उस अखबार के साथ वो जुड़ करके लिखने लगते हैं। अच्छा। प्रताप के साथ यहां से पत्रकारिता जीवन की शुरुआत एक तरह से कह लीजिए। कुछ दिन तो वो अखबार बेचते वगैरह हैं, फिर इनको सेटल किया जाता है कि एक सरदार है, ऐसे रह रहा है, लोगों को शक होगा, इधर सीआईडी की नजर बढ़ जाएगी, तो काहे नहीं वो नौकरी दे करके ये किया जाए कि नौकरी भाई हमारा स्टाफ है। अच्छा। तो ये, और वहां पे कई क्रांतिकारियों से, कानपुर में याद रखिए कि क्रांतिकारियों की बहुत उर्वर भूमि थी। लाहौर षड्यंत्र केस में भी सबसे अधिक जो अभियुक्त थे वो कानपुर से थे। वहीं डीएवी कॉलेज में शिव वर्मा पढ़ रहे थे, जयदेव कपूर पढ़ रहे थे, वहीं भेंट इनकी बटुकेश्वर दत्त से हुई है, विजय कुमार सिन्हा से वहीं भेंट हुई है, डॉक्टर गया प्रसाद वहीं के थे। तो ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारी वहां के थे। और फिर उनसे बारी बारी से, उस समय याद रखिए कि जो संगठन था वो एचआरए था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, जो कि सचिंद्रनाथ सान्याल ने बनाया था, राम प्रसाद बिस्मिल वगैरह थे। कब इसकी स्थापना हुई थी? इसकी स्थापना 1924 के आसपास हुई है। अच्छा, तो ये मतलब बंगाल में हुआ था या फिर ये भी दिल्ली में ही हुआ? ये कह लीजिए कि यूपी में कुछ बंगाली थे और अधिकतर इसमें यूपी के लोग शामिल थे। आप काकोरी केस को भी देखेंगे तो उसमें सबसे अधिक यूपी के और एक दो बंगाल के लोग थे, सचिंद्रनाथ सान्याल वगैरह टाइप के, या जो सबसे अधिक उसमें फांसी वगैरह पर चढ़े, तो ये मोटा मोटी यूपी के, जो उस समय संयुक्त प्रांत कहलाता था, यहाँ के लोग। मतलब इसकी एचआरए की स्थापना कह सकते हैं कि यूपी में एक तरह से? हाँ, यूपी में एक तरह से हुई। और इसका संविधान वगैरह सचिंद्रनाथ सान्याल ने लिखा था, जिसे पीला पर्चा, येलो लीफलेट के नाम से वो प्रसिद्ध हुआ था, क्योंकि पीला कागज पर वो लिखा गया था। अच्छा। और वो माने ऐतिहासिक रूप से माना जा सकता है, क्रांतिकारियों ने स्पष्ट रूप से अपना संविधान लिखा था कि कैसे कैसे उनको काम करना, क्या उनका मकसद है, डिफाइन बहुत कुछ किया था कि हम कैसा भारत बनाना चाहते हैं, किस रास्ते पर बढ़ेंगे। क्योंकि उससे पहले लोग लड़ रहे थे, बंगाल में भी या बहुत सारी जगहों पर भी युगांतर के समय से लोग लड़ रहे थे, या कह लीजिए कि और भी लोगों ने संगठन बना, लेकिन ये क्लियर नहीं था कि आखिर ठीक है अंग्रेजों को हम भगाएंगे तो करेंगे क्या, हम क्या चाहते हैं, कैसा भारत चाहते हैं। लेकिन सचिंद्रनाथ सान्याल ने वो जो पीला पर्चा है, जिसे क्रांतिकारियों का संविधान भी कहा जाता है या घोषणा पत्र भी कहा जाता है, एचआरए का घोषणा पत्र, वो उन्होंने तैयार किया। और उसको आज भी आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि बहुत ही ऊंचे दर्जे के लोगों ने ये लिखा है, पूरी तरह से मानवता का, राष्ट्र का, सभी समुदायों का ख्याल रखते हुए, पूरी तरह से लोकतंत्र और यहाँ तक कि पंचायती राज से लेकर के धर्मनिरपेक्षता की बात करते हुए वो पूरा कुछ उसमें लिखा गया है उसको। तो वहां फिर भगत सिंह पहुंचते हैं और वहां से उनका पत्रकारिता का जीवन शुरू होता है, क्रांतिकारियों से परिचय होता है। और लेकिन उसी दौरान ये भी होता है, वहीं रहते हुए लगभग बिस्मिल वगैरह को फांसी भी हुई थी जब ये जुड़ चुके थे। और फिर हालांकि वापस ये घर लौटते हैं, इनको घर इनके पिताजी लौटवाते हैं कि ठीक है तुमको कोई कुछ नहीं कहेगा, अखबार में तक छपवाया जाता है कि तुमको कोई कुछ नहीं कहेगा, घर लौट जाओ। अच्छा। और यूपी में इनके पिताजी के एक मित्र होते थे, वो बहुत ही प्रसिद्ध शायर भी हैं, संविधान सभा के सदस्य भी रहे हैं, हसरत मोहानी। वो गजल अगर आप लोगों ने सुने होंगे, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना, याद है, उन्हीं की लिखी हुई गजल है। तो वो उनको ये पता चल गया था सरदार किशन सिंह को कि कानपुर के तरफ यूपी में कहीं पर है, तो उनको भी बोलते हैं कि तनी खोजो या उधर अखबार में निकलवाओ। अच्छा। कि उनकी दादी बहुत बीमार है। तो फिर इस तरह से कर करके जैसे मनाया जाता है कि बीमारी की खबर दे करके, और फिर भगत सिंह को लौटाया गया। इसी दौरान भगत सिंह एक जगह एक स्कूल में शिक्षक भी रहे,
कुछ ही समय उनका, लेकिन बहुत ही सक्रिय तब तक हो गए थे। और एचआरए से इस तरह से कही कि जुड़ गए थे, जब वो कानपुर गए तो एचआरए से जुड़ गए। लेकिन एचआरए संगठन खत्म हो गया काकोरी एक्शन के बाद से ही, एक तरह से कह लीजिए कि सभी उसके प्रमुख क्रांतिकारी गिरफ्तार हो गए, या तो काले पानी में भेज दिए गए या फिर फांसी पर चढ़ा दिए गए। कोई सक्रिय उस तरह से आदमी बचा नहीं, सिर्फ चंद्रशेखर आजाद थे जो एक बाहर बच गए थे, नहीं तो एचआरए के जो भी टॉप लीडर्स थे या जो एक्शन में शामिल थे, जो इस तरह के लोग थे, वो खत्म हो गया था इनका संगठन। तो फिर यहाँ से वो लौट आते हैं फिर से घर पर। मतलब पत्रकारिता जीवन से ही अभी वापस घर चले गए ना। हाँ, एचआरए में तो ये नहीं जुड़े हुए, नहीं एचआरए से जुड़ गए, जब वहां एचआरए से जुड़ गए। हाँ, रहने लगे कानपुर, तो उसी समय एचआरए से जुड़े और क्रांतिकारियों से फिर परिचय वगैरह हुआ। अच्छा, एक घर चले गए अब। हाँ, फिर से घर लौट आए, लेकिन क्रांतिकारियों से जुड़ाव फिर एक और संगठन से बनाए थे शायद, एक खुद नौजवान सभा इस तरह का कुछ कर। नहीं, उसमें ये था कि इन लोगों को ये लगा कि कैसे पहचान हो कि क्रांतिकारी संगठन में किसको भर्ती किया जाए। तो स्टूडेंट का एक यूनियन इन लोगों ने बनाया। भगवती चरण बोरा थे उसमें, अच्छा। यशपाल थे, भगत जब कॉलेज लाइफ में थे उसी समय। हाँ, यहाँ मतलब... फिर आकर के कॉलेज इन्होंने ज्वाइन किया। अच्छा, वापस आकर के सुखदेव थे, ये सब लोग थे उसमें, और नौजवान भारत सभा की स्थापना हुई। एक तरह से ये ओपन मंच था पहचानने का कि कौन कौन स्टूडेंट में कितनी प्रतिभा थी। सीधे तौर पर क्रांतिकारी बनाया नहीं जा सकता था, क्रांतिकारी दल अपने खुद कह नहीं सकता था कि हाँ हमारा ये संगठन है, तो इसलिए ये बनाया गया था। और उसी दौरान इन्हें ये भगत सिंह को महसूस हुआ कि एक ऐसा संगठन बनाया जाए जो अखिल भारतीय स्तर का हो, जिसमें सभी तरह से भारत के लोग शामिल हों। और फिर इनके दिमाग में ये योजना बनती है, अलग अलग जगह अपने साथियों को भेजते हैं, यूपी के साथियों को भी, खुद भी, क्योंकि संपर्क सबसे बन गया था कानपुर रहने के दौरान। मतलब ये जो नौजवान भारत सभा बनाए, अच्छा विस्तृत संगठन बना। पंजाब का उस समय का सबसे बड़ा स्टूडेंट यूनियन बन गया था। अच्छा। और बहुत बड़ी संख्या में इसमें, मतलब स्टूडेंट यूनियन के नाम पर एक तरह से एक छत्र राज्य इसका हो गया था। और उस समय भी उन्होंने घोषणा पत्र वगैरह लिखा है, जिस तरह से वो एक मिसाल है कि हाँ क्या करना ये चाहते हैं स्टूडेंट। सभी स्टूडेंट थे, 20 साल, 21 साल, 18 साल, 17 साल सबकी उम्र थी, लेकिन वो इतने अधिक वो लोग पढ़ते थे, आपस में चर्चा करते थे, जागरूक इतने थे, इतने तर्क वाले थे कि आप देखेंगे तो मजा आ जाएगा पढ़ करके। नौजवान भारत सभा का भी घोषणा पत्र पढ़ेंगे तो। और ये लोग खुद ही, वो संस्मरण लोगों ने लिखा है कि खुद ही ये लोग दरी बिछाने से लेकर के और कुर्सी लगाने तक, और क्रांतिकारी काम उस टाइम भी कर रहे थे। छुआछूत की भावना आज तक इतनी है, और उस दौरान इन लोगों ने कुछ ऐसा काम किया था कि बवाल मच गया था। सभी जाति के लोग एक साथ बैठ करके खाते थे। फिर उससे भी एक कदम ये बना कि हिंदू और मुसलमानों को तोड़ रहे थे अंग्रेज, तो इन लोगों ने यह किया कि हलाल और झटका दोनों मीट एक बर्तन में पकाते थे। अच्छा, ये हलाल मीट और झटका मीट में अंतर क्या है? हलाल मीट जो आमतौर पर यह माना जाता है कि मुसलमान जिस तरीके से चिकन या मटन वगैरह करते हैं, मतलब खस्सी या मुर्गा काटते हैं तो सिर्फ गला थोड़ा सा रहते हैं, पूरी तरह से सिर को अलग नहीं करते हैं, तो ये कहा जाता है हलाल। और झटका में ये किया जाता है कि काट करके सीधे सिर को अलग कर दिया जाता है। तो ये हिंदुओं में प्रचलन था, बलि वगैरह दी जाती थी, ऐसे भी। तो इसको लेकर के भी लोगों ने, है चीज है कि वही मुर्गा है वही खस्सी है, लेकिन सिर्फ धर्म के नाम पर उसको ये कर दिया गया था। तो उस स्थिति में नौजवान भारत सभा ने उस समय यह किया कि एक साथ भोजन पकेगा, हलाल और झटका एक ही बर्तन में, और एक साथ बैठ करके हिंदू भी और मुसलमान दोनों खाते थे। और इस तरह से फिर जातिवाद के खिलाफ परिचर्चा का आयोजन हो, जो शहीद हो गए थे पहले जो क्रांतिकारी गतिविधियां रही थी उन पर ये लोग स्लाइड शो का आयोजन कराते थे। उस समय स्लाइड बनवाया जाता था, और रात में, जैसे आज भी कुछ दिन पहले परंपरा थी, गाँव में नाटक वगैरह कराया जाता था, तो पीछे से लाइट से दिखाया जाता था। तो वो एक एंकरिंग कोई आदमी करता था, वो फोटो दिखा करके, और बहुत बड़ी भीड़ लगती थी उस जमाने में वो सब देखने के लिए। तो ये सब गतिविधियां नौजवान भारत सभा ने की। लेकिन अब क्रांतिकारी दल की जरूरत महसूस हो रही थी, तो फिर ये हुआ कि एक संगठन बनाया जाए, और वही संगठन बनाया जाता है 1928 में। ये सब दिल्ली में जमा होते हैं, फिरोज शाह कोटला में। और संगठन जो एचआरए था उसमें एक शब्द सिर्फ पास किया जाता है कि इसमें थोड़ा सा हम अपना मकसद समझा सकें, इसलिए एक शब्द इसमें जोड़ते हैं, भगत सिंह सोशलिस्ट। और भगत सिंह जोड़ते हैं कहने का मतलब सिर्फ भगत सिंह नहीं, वो रखा जाता है मीटिंग में प्रस्ताव कि एक शब्द जोड़ा जाए। अभी कुछ देर पहले तक जैसे ये तो चले गए वापस कॉलेज, तो फिर वापस कैसे आ गए? नहीं, कॉलेज में ही रहते हुए, ये नहीं कि लाहौर इन्होंने छोड़ दिया था। मतलब
वो आना जाना सिर्फ अब सब जगह कर रहे थे, कॉलेज में भी। अच्छा। एक और चीज है कि इनका घर बंगा गांव था, लेकिन ये लाहौर में, चूंकि पढ़ाई के नाम पर लाहौर में रहते थे। सुखदेव के पिताजी भी वहीं लायलपुर में ही था, उनका आटा चक्की वगैरह का मिल था। ये भी पंजाब, सुखदेव जो है वो यहीं के भारत वाले पंजाब के रहने वाले थे। जो सुखदेव के परिवार वाले थे वो लुधियाना के रहने वाले थे, नौघरा एक जगह है वहां के। और ये सब भी वैसे ही गए थे, वहां बसाया जा रहा था कि लोग आइए और बसिए, तो वहां पर लायलपुर में ये भी गए थे। और इन लोगों का आटा चक्की का वो मिल था। गोल चक्कर है एक जगह पर वहां, जहां पर ये लोग जाकर के रहते थे। इनका परिवार जहां रहता था, संभवतः अब भी वो घर है, या भगत सिंह का भी वो घर है ही, जहां ये लोग बंगा गांव में रहते थे। लेकिन पढ़ाई के नाम पर ये लोग यहाँ कमरा लेकर के रहते थे लाहौर में। एक और चीज है कि भगत सिंह के पिताजी ने तब तक डेयरी एक खुलवा दी थी। इनका डेयरी था, काफी अधिक गाय भैंस इनके पास रहती थी। और लाहौर से सटे हुए एक बगल के गांव में वो डेयरी थी। और डेली एक तांगा था इनके घर में, भगत सिंह घर में, और भगत सिंह की ये जिम्मेदारी थी। बिजी रखना चाहते थे इनके पिताजी, इन्हीं के लिए खुलवा दिए थे। अच्छा। तो डेली वो लाद करके दूध और लाहौर में पहुंचाना है। इनके सभी साथियों ने संस्मरण में लिखा है कि जब जाते थे खूब जम करके हम लोग दही दूध खाते पीते थे। अच्छा। तो ये, और पिताजी को भी इससे ज्यादा नहीं मतलब था मुनाफा से, उनको ये मतलब था कि बेटा इंगेज रहे, इन्वॉल्व रहे। इनके पिताजी, उसका एक दफ्तर था यहाँ पर, क्या कहते हैं, लाहौर में ही। और इनके पिताजी उस समय इंश्योरेंस एजेंट थे। अच्छा। ये इंटरेस्टिंग चीज है कि उस दौर में इनके पिताजी के जो आमदनी का मुख्य साधन था वो इंश्योरेंस करवाते थे, और इनका ऑफिस था वहां पर। फिरोज शाह कोटला दिल्ली का ये तो एक मैदान है ना, जैसे गांधी मैदान यहाँ का है। वो खंडहर, एक किला का खंडहर था, इसलिए फिरोज शाह कोटला का खंडहर। जैसे अभी हम लोग जानते हैं कि फिरोज शाह कोटला मैदान भी है दिल्ली। हाँ, वो स्टेडियम जिसको अब अरुण जेटली स्टेडियम नाम दे दिया गया है, ठीक ना। वो स्टेडियम के ही अगल बगल संभवतः ये जगह है। फिरोज शाह कोटला का खंडहर वो कहलाता। फिरोज शाह का किला था, वो खंडहर के रूप में बदल गया था। और वहीं पर इन लोगों की 2 दिन। फिरोज शाह कौन वाले? फिरोज शाह तुगलक जो हम लोग पढ़ते हैं, या कोई और फिरोज? वही फिरोज शाह तुगलक ही थे। फिरोज शाह तुगलक का ही वो किला था। तो वहीं पर बैठक होती है वो फिर से खंडहर में। हाँ, उसके खंडहर में, क्योंकि वो एकांत जगह थी, वहां पर कोई आता जाता नहीं था। तो वहीं पर देश भर के क्रांतिकारी, देश भर के तो नहीं लेकिन कई राज्यों के, बिहार से भी 2 लोग गए थे। हालांकि बाद में दोनों ही मुखबिर बन गए थे, एक मनमोहन बनर्जी और एक फणींद्रनाथ घोष। ये दोनों बिहार से गए थे। पंजाब से भगत सिंह और सुखदेव थे, राजस्थान से कुंदन लाल थे, यूपी से कई लोग थे, विजय कुमार सिन्हा थे, शिव वर्मा थे। तो इस तरह से अलग अलग राज्यों से आए जो सक्रिय थे इन आंदोलनों में। बंगाल से लोग नहीं आए, उसके कई कारण गिनाए जाते हैं, उस पर कभी चर्चा बाद में। लेकिन ये कई राज्यों और सभी राज्यों के प्रभारी भी बनाए गए थे। जैसे बिहार के प्रभारी फणींद्रनाथ घोष को बनाया गया, पंजाब का प्रभारी बनाया गया सुखदेव को, क्या कहते हैं, राजस्थान का प्रभारी बनाया गया कुंदन लाल को, इसी तरह से यूपी का प्रभारी बनाया गया शिव वर्मा को। और इसके बाद में भगत सिंह को और विजय कुमार सिन्हा को बनाया गया समन्वयक। ये पूरे देश भर में ये समन्वय करेंगे। अच्छा। और जो सेंट्रल कमेटी को मतलब हमको कोऑर्डिनेशन करेंगे, किस राज्य में क्या है, कहाँ से ये है, ठीक है, क्या चाहिए किस राज्य को। तो 2 आदमी एक तरह से कोऑर्डिनेटर बनाए गए। अच्छा, ठीक ना, भगत सिंह और विजय कुमार सिन्हा। और अलग अलग राज्यों के प्रभारी नियुक्त किए गए। सेंट्रल कमेटी बनी जिसमें सभी राज्यों के प्रभारी और ये दोनों, इन लोगों को रखा गया। इस बैठक में चंद्रशेखर आजाद को बुलाया गया था, लेकिन वो नहीं आए। लेकिन उनकी सहमति मिल गई थी कि तुम लोग जो मिलजुल करके फैसला करोगे वो हमको भी मंजूर होगा। इसी बैठक में ये जो HSRA का गठन हुआ, इसके सेनापति के रूप में चंद्रशेखर आजाद का नाम तय किया गया कि चंद्रशेखर आजाद सेनापति, कमांडर इन चीफ होंगे HSRA के। और इस तरह से ये ऐतिहासिक वो बैठक हुई थी जिसमें HSRA की स्थापना हुई। फिर सभी अपने अपने घर लौट गए और आगे की योजना बनने लगी। उसमें बहुत सारी HSRA की बैठक पर ही हम लोग 1-2 घंटे का वीडियो बना सकते हैं, क्योंकि 2 दिन वो बैठक चली और उसमें बहुत ही वो निर्णय लिए गए, जिसके चलते ही बाद में बहुत कुछ आगे काम किया गया उसी बैठक में निर्णय लेकर के। तो ये हुआ HSRA की स्थापना एक तरह से ऐसे। अच्छा, एक चीज हम लोग छूट रही है, वो कुछ घटना था जिसमें लाला लाजपत राय को लाठी मार दी जाती है। वो कब की घटना है और कैसे मतलब भगत सिंह उसमें इन्वॉल्व हुए थे? ये घटना है 1928 में ये हुआ था। और उसमें HSRA से जुड़ गए थे। हाँ, HSRA की स्थापना हो गई थी।
लाला लाजपत राय वाला जो कांड हुआ था उससे कुछ ही दिन पहले HSRA की स्थापना हो चुकी थी, सब कुछ ये हो चुका था। और उसी दौरान भारत में साइमन कमीशन आ रहा था। साइमन कमीशन के बारे में आप लोग देख लीजिएगा, वो भारत में सुधारों के लिए कमीशन बना था जिसमें भारतीयों को नहीं शामिल किया गया था, इसका विरोध हो रहा था और पूरे देश में उसका विरोध प्रदर्शन जारी था। पंजाब में जब ये कमीशन आता है तो यहाँ पर भी विरोध होता है और लाला लाजपत राय उसका नेतृत्व कर रहे थे और नौजवान भारत सभा भी उसमें सक्रिय था, सबसे अधिक सक्रिय था। और उसी विरोध प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज पुलिस करती है और उसमें लाला लाजपत राय गंभीर बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं और फिर अस्पताल में इलाज के दौरान प्रदर्शन में भगत सिंह वगैरह भी थे क्या? हाँ, भगत सिंह, नौजवान भारत सभा के सभी लोग थे उस प्रदर्शन में शामिल थे। जब HSRA की स्थापना भी हो चुका था, हाँ, साथ में वो नौजवान भारत सभा, हाँ, नौजवान भारत सभा हमेशा रहा है। हाँ, वो हमेशा रहा है। यहाँ तक कि जब ये लोग गिरफ्तार हो गए भगत सिंह वगैरह या पंजाब के अधिकतर क्रांतिकारी, तो फिर इसके बाद भगवती चरण वोरा शहीद हो गए थे, तो एहसान इलाही थे, उन्होंने वो संगठन चलाया है। फिर वो भी बाद में गिरफ्तार हो गए, तो फिर बाद में जब गिरफ्तारी हुई तो वो संगठन धीरे धीरे बिखर गया, लेकिन वो संगठन इन लोगों की गिरफ्तारी के बाद तक जीवित रहा है। और अंतिम उदाहरण एहसान इलाही का ही मिलता है कि जो भगत सिंह वगैरह के बाद जो इसमें ये बने थे। तो ये HSRA की स्थापना तक की बात। अब जो है लाला लाजपत राय की शहादत या उन पर जो हमला हुआ और फिर उसका जो बदला लिया, जहां से HSRA की गूंज पूरे देश में हुई और लोगों ने जाना कि अच्छा ये है वो कहानी। चूंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और अभी बहुत सारी बातें भगत सिंह के बारे में कहने सुनने के लिए हैं, तो हम लोग फिर किसी वीडियो में बातचीत करेंगे। इस बातचीत को यहीं पर खत्म करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।